रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो जैसा कि आपने समझ ही गए होंगे, मेरा आज का कन्वर्सेशन इज अबाउट रेवड़ी कल्चर इन इंडिया इन इलेक्शंस के दौरान रेवड़ी कैसा बांटी जाती है और उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कन्वर्सेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और जो क्रिकेट के फैंस है और जो क्रिकेट के फैंस नहीं भी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इंडिया ने ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ में। पहले जो उनका दूसरा ग्राउंड था उस पे उनका घमंड तोड़ दिया, अब पर्थ में इस ग्राउंड पे भी उनका घमंड टूट गया। इंडिया डिड फैबुलस। यशस्वी जायसवाल ने 160 बनाए, फैंटास्टिक। हमारा चहीता विराट कोहली ने तीसरी सेंचुरी मार दी, मेरा तो दिल खुश हो गया। बट द हीरो वाज ऑब्वियसली बुमराह, इतनी शानदार बॉलिंग। एंड सिराज ऑल्सो डिड सम फैंटास्टिक बॉलिंग। हमारे पड़ोसी स्टेट से आंध्र प्रदेश से नीतीश रेड्डी वाज आल्सो ए गुड स्टार, और हर्षित राणा। सो बेसिकली इंडिया इज लुकिंग अप। काफी अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं इंडिया में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज। वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इंडिया की रेवड़ी कल्चर के बारे में बात करूंगा। ये लफ्ज रेवड़ी कल्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था। उनकी ये क्रिटिसिज्म थी कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो है सो आवाम को फ्रीबीज प्रॉमिस कर रहे हैं, वेलफेयरिज्म प्रॉमिस कर रहे हैं। उन्हें वो लफ्ज रेवड़ी इस्तेमाल किया, क्योंकि रेवड़ी अपेरेंटली नॉर्थ इंडिया में फुकट में बांटी जाती है बाज़ जगह। तो ये रेवड़ी कल्चर वो कह रहे थे कि इट वाज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और उस वक्त, ये सिर्फ 2 साल पहले की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पिल कहते हैं शायद इंडिया में, केस भी फाइल किया था कि जो पार्टीज रेवड़ी ऑफर करते हैं, इस तरह के फ्रीबीज, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। ऑब्वियसली वो नहीं हुआ, लेकिन अब रेवड़ी कल्चर सारी पार्टियों का हो चुका है। तो मैं आपको तफसीलन रेवड़ी कल्चर के बारे में उतना नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो एक मुल्क का और एक स्टेट के डेट पर क्या असर होता है, बजट पे क्या असर होता है, तो वो मैं आपको डेट टू जीडीपी इंडिया का और हर स्टेट, इंडिया के हर स्टेट का जो डेट टू जीडीपी, यानी जो हर स्टेट की जो इकोनॉमी है और कितना उसका खर्जा है, उसके बारे में बात करूंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि अगर खर्जा ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके क्या नेगेटिव असरात होते हैं किसी मुल्क की इकोनॉमी पर किसी स्टेट की इकोनॉमी पर। और मैं ये भी एक किस्म से आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि इंडिया दूसरे मुल्कों के बनिस्बत, खासतौर से G20 के मुल्कों के बनिस्बत इंडिया कहाँ खड़ा है जहाँ तक कि डेट टू जीडीपी का सवाल आता है। यानी उसकी जो जीडीपी है तकरीबन $4 ट्रिलियन, और उसका जो कर्जा है, वो उसका जो रेशियो है वो दूसरे मुल्कों से कैसा कंपेयर होता है। और मैं आपके लिए इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है वगैरह, तेलंगाना है, तो इनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अमेरिका के स्टेट्स के साथ भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा। क्योंकि अमेरिका का तो सब जानते ही हैं कि अमेरिका का डेट अब तकरीबन $35 ट्रिलियन हो गया है। यानी इंडिया की जो जीडीपी है उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका का कर्जा हो चुका है। तो मैं ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। तो मैं अब शुरू करता हूं। मैंने थोड़ा डेटा के मैंने चार्ट्स बनाए हैं आपके लिए। तो अगर आप ये सुन रहे हैं किसी फ़ोन पर, तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आपसे देखना शुरू करें, वरना आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जो मैं आपको चार्ट्स में बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेट टू जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी तो एक मुल्क की सारी टोटल आमदनी,
जितनी वो कमाई कर रहा है साल भर, तो वो टोटल इनकम होती है स्टेट की, जीडीपी, उसका जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी उस मुल्क में जो जो चीजें बन रही हैं वो, फिर उसकी जो सर्विसेज हैं वो, और वो जो चीजें वो एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे मुल्कों को, और वो सारी चीजें जीडीपी के अंडर आ जाती है। तो एक मुल्क की जीडीपी और उसका डेट का जो ताल्लुक है उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि एक हद के बाद, देखिए अगर आपके पास डेट बिल्कुल ही नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इंडस्ट्रीज क्रिएट करने के लिए आप कर्जे लेते हैं। तो आप जो डेट ले रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हार्बर्स बना रहे हैं, कश्तियां खरीद रहे हैं ट्रेड के लिए। सो इट्स ए गुड थिंग टू हैव डेट अप टू अ पॉइंट, लेकिन एक हद के बाद वो खराब हो जाता है। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 75% से ज़्यादा है या 77% से ज़्यादा है, तो आपका मुल्क विल बिगिन टू शो ए बैड लॉन्ग टर्म, उसका असरात अच्छे नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए चार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये G20 का डेटा है। तो G20 का डेटा में आप देख रहे हैं पिछले साल का और इस साल का डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कर्जा, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं जीडीपी से और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर आप $40 आपका कर्जा है, $100 आपकी जीडीपी है, तो उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40% हो जाता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो, विच इज वेरी गुड। अगर उससे कम है तो इट इज नॉट ए गुड थिंग ऑल्सो, लेकिन अगर 75 के ऊपर हो जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो, देन इट इज नॉट ए गुड थिंग। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ अर्जेंटीना का 155 है, ऑब्वियसली उसका कर्जा उसकी आमदनी से 1.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, इट इज वेरी गुड, 43.8। ब्राजील को देख लें आप, 85 के करीब है। कनाडा 108, यानी उसका कर्जा उसकी जीडीपी से ज्यादा है। दिस इज नॉट गुड, इसलिए आप देख रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो वेल। चाइना इज 83.5। आई वाज वेरी सरप्राइज, क्योंकि इतना बात करते हैं कि चाइना का डेट क्राइसिस चल रहा है, खासतौर से देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर रहा है बाय बोरोइंग मनी से वो, तो बट इट इज 83.4 विच इज नॉट बैड। हालांकि आप देख सकते हैं पिछले साल से अभी तक एकदम बड़ी तेजी से बढ़ गया है। 77 था लास्ट ईयर, अब 83 हो गया है। सो इट्स डेट टू जीडीपी रेशियो इज राइजिंग फास्ट, यानी चाइना कर्जा लेते जा रहा है। यूरो का भी उतना ही है। अगर आप फ्रांस का देखें तो कनाडा से बदतर है। जर्मनी इज इन वेरी गुड शेप। इंडिया इज नॉट बैड। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली पिछले साल से इस साल कम हुआ है। इट इज अराउंड 81.59 या 82% डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का, विच इज मार्जिनल, यानी 75 के करीब होना चाहिए, बट इट इज नॉट। लेकिन अगर आप इंडोनेशिया का देख रहे हैं, इट इज प्रीटी गुड। और फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें इटली वगैरह इज नॉट बैड, यूएस इज ऑल्सो टेरेबल। लेकिन सबसे खराब जापान है, 255, यानी वो 2.5 गुना ज्यादा। अगर उसकी कमाई $1 है तो कर्जा $2.5 है। एंड दैट इज वाई जापान की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह हाल है। मैं आपके लिए एक स्पेशल शो करूंगा ऑन द जापानीज इकोनॉमी। उससे बहुत सारे सबक डेवलपिंग नेशंस को, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना को हासिल करना चाहिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले जापान की, 10-12 साल पहले जापान की टोटल जीडीपी $6 ट्रिलियन से था, ज्यादा थी। अब वो $4 ट्रिलियन 4.2 हो गए। इनफैक्ट मैंने जैसा पहले शो में कहा है, 2-3 महीने में वो इंडिया के पीछे हो जाएगी इंशाल्लाह। सो इट इज बिकम, अभी वो 3rd से 4th हुई और मुझे लगता है कि आइंदा 3-4 महीने में इंडिया के पीछे आके इट विल बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। इंडिया विल बिकम 4th एंड वेरी क्विकली 3rd। तो अगर आप देख रहे हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जैसा कि जापान है, इंडिया है, फ्रांस है, जापान, यूएस, फ्रांस, कनाडा, इटली, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। स्पेन से भी इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंडिया हैज वन ऑफ द हायर, मतलब इट इज लाइक चाइना, इट इज लाइक ब्राजील, यानी ब्रिक कंट्रीज की तरह।
इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो इज इन द 80s। तो ये स्टेट का जीडीपी है। तो अगर आप अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो इट इज इन अ वेरी गुड शेप। अगर आप सऊदी अरेबिया या टर्की से कंपेयर कर रहे हैं तो इट इज इन अ बैड शेप। अगर आप चाइना या ब्राजील के साथ इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं तो कर्जा इज ओके, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। लेकिन कंट्रीज से क्या फर्क पड़ता है? अभी जो हम रेवड़ी की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें झारखंड में जो उन्होंने प्रोग्राम किया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहकर 1,000 रुपये महाना वो औरतों को दे रहे हैं, या लड़की बहन जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने शुरू की है 2,100 रुपये तक वो अब बढ़ाने वाले हैं, औरतों को, फैमिलीज को भेजेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो स्टेट्स ये वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे स्टेट्स, अब जैसा मैं कह रहा हूँ इंडिया में डजेंट मैटर बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या जेएमएम की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो या द्रविड़ मुनेत्र खसगम डीएमके हो, ये सब के सब लेफ्टिस्ट पार्टीज बन गए हैं इंडिया में, सब के सब मुफ्त की वेलफेयरिज्म दे रहे हैं। देखिए, जो राइट विंग इकोनॉमीज होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होते हैं, वो फ्री मार्केट में यकीन करते हैं और मार्केट को दे अलाउ द मार्केट टू डिसाइड विनर्स एंड लूजर्स। तो अगर आपके पास बिजनेस है, आपके पास आइडिया है, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं, यू कैन बिकम वेरी रिच, मार्केट आपकी मदद किए जा रहा है। लेकिन अगर आप स्मार्ट नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तो मार्केट आपको सजा देगा। तो लेफ्टिस्ट कहते हैं कि मार्केट फेलियर हो जाता है, मार्केट रिच, जो अमीर है उनको अमीर बनाता है, जो गरीब है उनको और गरीब कर देता है। तो स्टेट आ जाते हैं वहां पे, लेफ्टिस्ट आके कहते हैं फिर स्टेट विल प्रोवाइड फ्री बीज, फ्री खाना, जैसा कि इंडिया 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री भेजता है, राशन, फ्री एजुकेशन, फ्री बस राइड, फ्री ये फ्री आपके बैंक अकाउंट में पैसे, सारे लेफ्टिस्ट पॉलिसीज है। तो सारे के सारे पार्टीज इंडिया में अब लेफ्टिस्ट पार्टीज हो गए हैं। इकोनॉमिकली स्पीकिंग कोई भी राइट विंग पार्टी नहीं रहा। और जो फ्री मार्केट्स को भी अलाउ करते हैं उसमें भी स्टेट मदद कर रहा है। जो कर्जे डूब रहे हैं, जो कंपनीज, उनके कर्जे माफ कर दिया। आप जाके गूगल करके देखिए कितने करोड़ों रुपये कर्जे माफ हो चुके हैं बड़े बिजनेसमैन के। अदानी को ले लें या दूसरों को ले लें, आप उसको खुद डेटा देख लें। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये स्टेट के जो पॉलिसीज हैं, क्या इस पे कितना बर्डन होता है। तो अब मैं ये जो चार्ट बता रहा हूँ, ये इंडिया के स्टेट्स का जीडीपी टू डेट रेशियो है। जैसा मैंने आपको मुल्कों का बताया था ये, और ये बहुत ही करंट है, ये 24 का है डेटा। तो इसमें अगर आप देखें तो डेट टू जीडीपी ऑफ द स्टेट्स सारे के सारे 40s में है। सबसे खराब शायद पंजाब है 44, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्जा है स्टेट का, और ग्रोथ रेट भी कम है, और इससे कई असरात होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और उसके बाद अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे स्टेट्स का कर्जा बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद राजस्थान, बिहार, यानी जो मेन हिंदी बेल्ट, वहाँ पे भी कर्जा बहुत ज़्यादा है। फिर सरप्राइजिंगली ये जो स्टेट्स हैं, जो अमीर स्टेट्स हैं, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये सारे के सारे जहाँ पे माइनिंग है, या बाद स्टेट्स में टेक्नोलॉजी है, तेलंगाना में जैसा टेक्नोलॉजी है, ये सारे स्टेट्स आर डूइंग रीजनेबली वेल। अगर आप इनका देखें डेटा तो देर उनके कर्जे कम है कंपेयर टू पंजाब, मिसाल के तौर पे। तो अभी जो स्टेट हुआ महाराष्ट्र, जो लाड़की बहन, उसका उन्होंने पैसे दे रहे हैं, तो देखा अगर कर्जा लेकर भी अगर सरकार बांट रही है पैसे, तो इट्स नॉट गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल, बिकॉज उसका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही कम है। यानी कर्जा जो है सो यानी अगर $100 उसकी आमदनी है महाराष्ट्र की, तो सिर्फ 18 का कर्जा है, इट इज नथिंग कंपेयर टू से पंजाब। या और सबसे अच्छा स्टेट दिल्ली है, बिस्मत, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, दिल्ली जो है सो उसका कर्जा इतना कम है। इनफैक्ट ये स्टेट्स का अगर आप डेफिसिट बजटिंग देखते हैं, मैं आपको उनका डेफिसिट बजट बताता हूँ। तो अगर आप देखें जैसा कि गुजरात है, तो गुजरात का डेट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 15% है, और उसका डेफिसिट सिर्फ 1.9 यानी 2% है। दिल्ली सबसे बेहतर मैनेज स्टेट है, उसका कर्जा भी कम है और उसका डेफिसिट भी 1% से भी कम है।
और वो उसी तरह देखें आप अरुणाचल प्रदेश, उसका कर्जा तो 40% है ही, लेकिन उसका डेफिसिट 6.3% है। यानी जितना वो प्रपोज कर रहा है खर्च करना, वो यानी अगले साल उसका डेट और बढ़ जाएगा। तो इससे होता क्या है, तो अगर आपका कर्जा जितना बढ़ते गया, तो जो आप न्यू लोन्स लेने, जैसा कि अगर मैं लोन लेने गया तो वो देख के बोलते अरे आपके पास तो थोड़ा सा रह गया है मॉर्गेज, थोड़ी सी गाड़ी पे खर्चा है, ठीक है, और आपकी इनकम ठीक ठाक है, हम आपको कर्जा 4%, 3% इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे। लेकिन जब वो देखते हैं अरे भाई आपके ऊपर कर्जा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और आपकी आमदनी उतनी जबरदस्त नहीं है, हम दे तो देंगे लेकिन आपको 7%, 8% से देंगे इंटरेस्ट। तो अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने जाता है, जितना आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, आपको नए लोन्स उतने ही महंगे पड़ेंगे। यानी अगर हिमाचल प्रदेश, अब जैसा बिहार का इलेक्शन आने वाला है, बिहार का 35.7% है उसका डेट टू जीडीपी, महाराष्ट्र से डबल। और अगर आप देखें महाराष्ट्र का सिर्फ 2.5% डेफिसिट है, बिहार का 3% है। अगर बिहार की पार्टीज अगर फिर रेवड़ी बांटना शुरू कर दे तो वो स्टेट डूब जाएगा, क्योंकि जो कर्जा उनको लेना पड़ेगा रेवड़ी बांटने के लिए, वो अगर महाराष्ट्र कर्जा लेता है तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा बिहार को। तो दिस इज ए प्रॉब्लम दैट इंडिया की स्टेट सरकार आर गोइंग टू डेफिसिट। तो आप अगर ये मुल्कों से कंपेयर करके, अरे देखो जापान तो 255 है, ये तो कुछ भी नहीं है, कि ये तो स्टेट्स खाली 25%, 40% है। बट यू मस्ट रियलाइज के कंट्री इज ऑल्सो 82% डेट टू जीडीपी रेशियो है, और फिर ये स्टेट्स का अलग खर्चा है। तो मैं आपको बताता हूँ कंपेयर टू स्टेट्स इन अमेरिका, ठीक है। तो ये जो चार्ट्स देख रहे हैं अमेरिका के सारे स्टेट, मैंने पूरे स्टेट्स नहीं लगाए, 50 स्टेट है। अब डेलावेयर को देख लीजिए, तो डेलावेयर एकदम नीचे है, सिर्फ 10% है डेलावेयर का डेट टू जीडीपी रेशियो। और अगर वो कंपेयर करते हैं तो इंडिया में सिर्फ दिल्ली इज बेटर देन डेलावेयर। उसके बाद उड़ीसा इज द सेकंड बेस्ट स्टेट इंडिया में, वो 13% है डेट टू जीडीपी रेशियो। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र एकदम उसके बाद 20 के ऊपर चले जाता है। लेकिन डेलावेयर जहां मैं रहता हूं, हमारा स्टेट सिर्फ 10% है। उसके बाद फ्लोरिडा देख लें, इतना बड़ा स्टेट है, उसका भी 10% है, और वो बढ़ता बहुत मार्जिनल है। जो सबसे बुरा स्टेट है वो भी रिपब्लिकन्स का, केंटकी, वो 22% है सिर्फ। यानी द वर्स्ट डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका में केंटकी का है 22, न्यूयॉर्क स्टेट का सिर्फ 20% है। और अगर वो इंडिया से कंपेयर करे तो इंडिया के तो कई स्टेट्स, मतलब आप देख लें, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5, 28 में से सिर्फ 5 इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं जो आर बेटर देन द वर्स्ट स्टेट ऑफ द यूएस। यानी यूएस का जब से खराब स्टेट है केंटकी ऑन डेट टू जीडीपी, उससे सिर्फ 5 स्टेट्स अमेरिका इंडिया के बेहतर हैं, बाकी के सारे उससे भी गए गुजरे हैं। इनफैक्ट पंजाब केंटकी का डबल है, केंटकी का 22% है, पंजाब का 44% है। एक जमाना था दैट पंजाब वाज कंसीडर्ड द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। बहुत बुरा हाल है पंजाब का बेचारा। आई नीड टू फोकस अ लिटिल बिट मोर। मेरे ख्याल से कोई इकोनॉमिस्ट को लाके आई विल हैव, आमिरुल्लाह खान से मैंने बात की थी, वेर ही टॉक्ड अबाउट हाउ पंजाब बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड टेररिज्म के वजह से भी 80s 90s में काफी बुरा हाल हो चुका है। सो इंडिया के डेट की तरफ बात करते हैं, तो इंडिया का जो टोटल डेट है वो है 82%। तो ये लेटेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स, ये इंडिया का इकोनॉमिक टाइम्स का अखबार की हेडलाइन है, इंडिया एक्सटर्नल डेट स्टैंड एट $663 बिलियन। आपने कई यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, खासतौर से पाकिस्तानी, यार इंडिया के पास $700 बिलियन रिजर्व्स में है, इंडिया के पास $720, इस तरह। इंडिया के पास अब 660 से ज्यादा, दिस इज द हाईएस्ट, इंडिया की तारीख में इतना कर्जा एक्सटर्नल डेट कभी नहीं था। तो जो इंडिया का डेट है 82%, वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी इज अराउंड $4 ट्रिलियन और इंडिया का कर्जा इज अबव 80%, यानी मोर देन $3 ट्रिलियन है इंडिया का डेट। लेकिन पूरा डेट इज नॉट फॉरेन डेट, यानी इंडिया बाहर से नहीं बोरो कर रही है, इंडिया लोकली भी बोरो कर रहे हैं, लोग बैंक्स में डिपॉजिट्स कर रहे हैं, वो बैंक्स का पैसे ले रही है गवर्नमेंट, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह भी होंगे।
जो लोग खरीद के रखते हैं रिटायरमेंट के लिए, और जो बाहर से पैसा आ रहा है वो सिर्फ 18% है ऑफ द टोटल। तो इंडिया का डोमेस्टिक डेट इज 82% और एक्सटर्नल डेट इज 18%। 18% बाहर से आ रहा है जो 660 है, और उसका भी 1/3 इज लोन्स और दूसरे और डिफरेंट काइंड ऑफ डेट्स। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसा जैसा आपका डेट बढ़ते जाएगा, तो ये जो इंडिया का 660 है उसका 200 से ज्यादा बिलियन डॉलर का डेट डॉलर्स में है और 400 बिलियन डॉलर रुपये डिनोमिनेटेड है। तो इंडिया कहती है कि वी आर नॉट वरीड अबाउट इट क्योंकि वो कर्जा रुपयों का कर्जा है। बट आपको मैं बताता हूं कि हो क्या रहा है इंडिया की डेट के साथ। तो ये इंडिया का नेशनल डेट है 2019 से लेके और 2029 तक इट इज प्रोजेक्टेड। तो अब देखें आप, हम 224 में हैं, तो 3 ट्रिलियन 237 बिलियन डॉलर्स हो गया है इंडिया का कर्जा। यानी जो छठी इकोनॉमी है बरतानिया, वो छठी इकोनॉमी के उतना कर्जा है इंडिया का डेट। अगले साल वो डेट और 250 बिलियन से बढ़ के 3.5 ट्रिलियन हो जाएगा। और जब इंडिया थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंशाल्लाह 2026 में, इंडिया का जीडीपी विल बी अराउंड 4.5 या 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब, और इंडिया का खर्चा विल बी अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर। और अगर डॉलर की कीमत बढ़ते जाती है ना, रुपये की कीमत कम अगर होती गई कंपेयर टू डॉलर, जैसा अब हाईएस्ट है हिस्ट्री में, इतना कभी महंगा नहीं था, डॉलर 84 के ऊपर है। तो जितना डॉलर महंगा होते जाएगा, इंडिया की डॉलर में जीडीपी कम होती जाएगी, और जो खर्जा है क्योंकि 1/3 ऑफ इट इज इन डॉलर्स, वो बढ़ता जाएगा। सो दिस इज वेयर द सिनेरियो इज। और कर्जा, जैसा मैं आपको कह रहा था, जितना आपका कर्जा बढ़ जाता है उसके कई असरात होते हैं। एक असर ये है कि फ्यूचर लोन्स आपके लिए महंगा पड़ जाता है। तो या तो यू स्टॉप बोरोइंग और यू कीप पेइंग मोर एंड मोर डेट सर्विसिंग। अगर आप कर्जा वापस भी नहीं करें, खाली इंटरेस्ट पे करते रहे, जब अगर इंटरेस्ट पे करना बंद कर दें तो फिर आप बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते रहे। जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो हाल हो जाएगा। सो बट एनीवे, इंडिया इज नॉट इन दैट सिचुएशन। 700 बिलियन डॉलर्स के करीब रिजर्व्स है, सो इंडिया कैन पे दिस डेट्स इजीली। मतलब डेट सर्विसिंग बहुत आसानी से कर सकती है, वो डोमेस्टिक एंड फॉरेन। लेकिन देखिए, अगर आपका बजट इतना है, ये पाई है आपके बजट का, आपका खर्जा बढ़ते गया और खर्जे पे अगर सूद बढ़ते गया, तो आपका जो बजट है वो ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ रहा। बजट ग्रोथ एट द रेट द जीडीपी इज ग्रोइंग। और जैसा बजट बढ़ रहा है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते गए खर्जे पर, तो बजट का जो हिस्सा है टू डू अदर थिंग्स वो श्रिंक होने लगता है। तो एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि 2 रीजंस के वजह से, पहले 2 अब 3 रीजंस की वजह से इंडिया का जो खर्जा है वो तेजी से बढ़ रहा है। एक, डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया ने बढ़ा दी। 2022 से जिस तरह से टेंशन हालात इंडिया के चाइना के साथ खराब हुए हैं, टेकिंग गलवान, ऑब्वियसली इंडिया हैज टू स्पेंड ऑन डिफेंस, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। इंडिया का डिफेंस बजट अब शायद दुनिया का 3रा या 4था। रशिया जंग की वजह से ज़्यादा खर्च कर रहा है, वरना इंडिया से ज़्यादा अब सिर्फ अमेरिका, चाइना और शायद सऊदी अरेबिया खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे। सो इंडिया इज 3rd या 4th बिगेस्ट डिफेंस बजट, और 3rd या 4th बिगेस्ट, एक्चुअली सऊदी अरेबिया इज जस्ट 3rd बिगेस्ट इंपोर्टर है ऑफ वेपन्स। इंडिया इज ऑल्सो द 3rd बिगेस्ट ऑफ द टॉप 2-3 में आता है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग हथियार। तो एक कर्जा इसलिए भी बढ़ रहा है कि इंडिया स्पेंडिंग ए लॉट ऑन डिफेंस। दूसरा जो इंडिया बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो इंडिया बड़े बड़े पुल, ब्रिजेस, ये जो आप खबरें सुनते रहते हैं कि हमने यहाँ ब्रिज बना दिया, वहाँ ट्रेन बना दी, यहाँ पर एयरपोर्ट बना दी, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो, उसके वजह से भी ये कर्जा बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। तो जीडीपी का जो मेन ड्राइवर है इंडिया में ग्रोथ, विच इज पब्लिक स्पेंडिंग, यानी जो सरकारें
स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो कर्जा खर्च कर रहे हैं, ये वो रोड्स बनाने में वगैरह, वो बोरोड मनी से है, इसलिए डेट बढ़ते जा रहा है। बट अगर वो रोक दें, डेट को कम करने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोक दें, तो जीडीपी खत्म हो जाएगा, ग्रोथ एकदम वो 4-6% से वो 2% पे आ जाए। तो जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर से आए, वो नहीं आ रहे इंडिया में, इसलिए सारा का सारा मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर से हो रहा है। और पिछले 2-3 महीने से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे वो भी बंद हो गया, और वो एक्चुअली नेगेटिव हो गया है, यानी पैसा इंडिया में आ नहीं रहा है, बाहर जा रहा है, इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं। तो तो पहला डिफेंस की वजह से, बजट की वजह से, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से कर्जा बढ़ रहा है, और तीसरा जो आइटम है वो ये रेवड़ी है, लाभार्थी प्रोग्राम्स वगैरह जो गवर्नमेंट, डजेंट मैटर जो भी गवर्नमेंट हो, डीएमके हो या बीजेपी हो, सारे के सारे लेफ्टिस्ट बन गए हैं, और दे आर प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर स्टेट बन गया है इंडिया, एंड सो दे आर प्रोवाइडिंग दिस बेसिकली लाभार्थीज, और ये बहना वो बहना, ये सारी स्कीम। तो एट सम पॉइंट अगर इंडिया की ग्रोथ रेट में थोड़ी खलल आती है, इस वक्त IMF इज प्रिडिक्टिंग 6.5 to 7%, अगर वो ज़रा भी कम होता है तो ये कर्जे के इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ जाएंगे, और अगर डॉलर की कीमत और बढ़ जाएगी तो फिर जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, और अगर जीडीपी कम हो जाता है तो डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो न्यूमरेटर अगर वहीं पर है तो ऑब्वियसली रेशियो बढ़ जाएगा। तो दोज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2-3 years। तो आई एम, जैसा मैंने आपको पहले भी जब महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने यही सवाल उठाया था कि ये जो रेवड़ियां ऑफर कर रहे हैं ये लोग, ये जो स्कीमें ऑफर कर रहे हैं, दोनों पार्टीज, कांग्रेस ने भी बहुत ऑफर की, इन्होंने भी बहुत ऑफर की है, तो क्या इज देयर स्ट्रेटेजिक प्लान बिहाइंड इट, यानी लॉन्ग टर्म कोई डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, या आज का इलेक्शन जीतने के लिए जो कहना है जो करना है वो कर रहे हैं? इफ दे आर डूइंग दैट विदाउट थिंकिंग ऑफ ऑल द थिंग, जो जो चीजें मैंने बताए हैं, अगर उसके बगैर वो कर लेते हैं तो मुश्किल होगी 2-3 साल में। ऑलरेडी IMF ने इस साल इंडिया को अलर्ट कर दिया है, वार्न कर दिया है कि आपका डेट का सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स एन इकोनॉमिक क्राइसिस, स्पेशली ए डेट क्राइसिस। इंडिया ने उसका जवाब दिया कि भाई नहीं, हमको डेट क्राइसिस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो डेट है वो सिर्फ कुछ 1/3 ही डॉलर में है और 2/3 रुपये में है, इसलिए वी आर नॉट एट दैट टाइम वरीड सो मच। तो ये इन IMF और इंडिया के बीच में ये डिटेल, अगर इंडिया समझ रही है कि हम हमारा कर्जा रुपये छापकर, एक्स्ट्रा रुपये छापकर उसको अदा कर देंगे, जैसा एक मुल्क करेंसी छापने लगता है इन्फ्लेशन हो जाता है, तो अगर आप रुपये छापेंगे तो रुपये की कीमत कम हो जाएगी, तो कर्जा बढ़ ही जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाना पड़ते हैं टू कट द इन्फ्लेशन। तो इट्स नॉट दैट इजी टू डू। तो द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड ए बैलेंस। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए पब्लिक सेक्टर में तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, और अगर बोरो करते ही रहे, सो की इज टू गेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि जो लोग पैसे बैंकों में डाल के बैठे हुए हैं स्टॉक्स में, वो इन्वेस्ट करें इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यू नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से सरकार का खर्चा ना बढ़े और जीडीपी ही बढ़ते रहे। तो एनीवे, आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इकोनॉमिक डिस्कशन खुलासा इंटरेस्टिंग लगा। तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।